वन वेलकम टू सोम एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है मोशन। तो आओ स्टार्ट करते हैं मोशन। इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं। इफ एन ऑब्जेक्ट change its position with respect to its surrounding, then it said to be in motion. What does it mean? इसका मतलब है कि एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम रेफरेंस बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है, सपोज करो कि ऑब्जेक्ट ए यहाँ पे था, ये फिक्स पॉइंट है मेरा, और आफ्टर टी टाइम ये इस पोजीशन में पहुंच गया है, मतलब इनिशियल पोजीशन से अपनी फाइनल पोजीशन में पहुंच गया है। तो हम इसको देखकर क्या बोलेंगे कि इसका मोशन हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो फिक्स पॉइंट है रेफरेंस जिसको हम बोलते हैं, इससे इसकी पोजीशन चेंज हुई है। इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे कि इसका मोशन हुआ है। ठीक, ओके। तो यहाँ हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के प्रकार। अब देखो, मोशन के कई टाइप होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है हमारा, उसको बोलते हैं हम रेक्टी लीनियर मोशन। इसको हिंदी में बोलते हैं हम रेखीय गति। इसका मतलब क्या है? रेक्टी लीनियर, इसमें हमको दिख रहा है कि लीनियर, कोई लीनियर से रिलेटेड है। अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन, और ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चलना चालू किया और ये स्ट्रेट मूव कर रहा है। तो हम इसको कहेंगे कि इसकी जो मोशन है वो क्या है? लीनियर मोशन है ना इसका। बट हमको अब तो देखने से पता चल रहा है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर ऐसा होता है तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम एक कंडीशन आती है हमारे पास। कंडीशन क्या होगी कि अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ट्रेवल्ड डिस्टेंस, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हम कहेंगे कि उसका जो मोशन है वो लीनियर मोशन है। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है और ट्रेवल डिस्टेंस का मतलब क्या है? तो आओ एक एक करके समझते हैं इसको कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज ट्रेवल डिस्टेंस। तो सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट ए ने मूव करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट ये यहाँ पे आया, सेकंड ये यहाँ पे आया, थर्ड फिर ये, इस टाइप का इसका मोशन है। तो अब हमको पता करना है कि सपोज करो कि चलो इसको डिस्टेंस दे देते हैं हम, ये 1 मीटर, इट इज़ आल्सो 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 5 मीटर। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका?
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है एक्चुअल डिस्टेंस, जो उसने एक्चुअल डिस्टेंस चली अपनी मीन पोजीशन से फाइनल तक, उसको तो बोलते हैं हम डिस्टेंस, बट वो कितना डिफ्लेक्ट हुआ एक्चुअली में, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिफ्लेक्शन इसने किया है। ऐसा नहीं है कि ये इसको कवर करेंगे, नहीं, हमको सीधा मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट, तो उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। बट अगर हम बात करें डिस्टेंस ट्रेवल, तो उसने कितनी की, 1 2 2 4 3 7 2 9 3 12 और 5 17 मीटर उसकी डिस्टेंस हुई। बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 5, तो 5 to 7 to 9 और 10 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल में ये बेसिक डिफरेंस था। बट अगर हम स्ट्रेट मोशन की बात करें, स्ट्रेट लाइन मोशन की, तो उसमें क्या होता है, ये यहाँ से चला और ये स्ट्रेट में जा रहा है, तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल हो जाएगा, तो रेक्टिलिनियर जो मोशन हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड टाइप आता है हमारा सर्कुलर मोशन। इसका अलग से एक चैप्टर है, बट अभी हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि ये होता क्या है। ये सर्कुलर पाथ है और इस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस टाइप से, तो इसके मोशन को क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर मोशन। ओके, बट अगर एक ऑब्जेक्ट, सपोज करो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये उसका सेंटर से एक लाइन पास हो रही है जिसको बोलते हैं एक्सिस, अगर इसके अबाउट रोटेट करेगा तो उसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। सेकंड टाइप आता है हमारा, थर्ड टाइप आता है हमारा ऑस्किलेटरी मोशन। अब इसको समझना, लेट्स सपोज ये हमारा पाथ है, कर्व पाथ है, और ये हमारी एक बॉल है फिक्स, इसकी मेन पोजीशन है ये। अब हुआ कुछ ऐसा कि हमने इसको एनर्जी दी, अब ये इधर मूव कर, एनर्जी दी तो इसको इधर मूव कराएंगे, ठीक है। अब ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद वो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, इसकी एनर्जी पे डिपेंड करेगी कि इसमें कितनी स्टोर्ड एनर्जी है। जो ये पूरी अपनी स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज कर देगी, मतलब इसमें जो एनर्जी हो जाएगी वो एनर्जी बिकम इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी और फिर ये अपना बैक मूव करेगी, और फिर इसमें जो एनर्जी इसने लॉस की थी अपनी, वो इसमें स्टोर होना चालू हो जाएगी। फिर ये ऐसे ही चलेगी, यहाँ पे जाएगी, फिर यही कंटिन्यू चलता रहता है। अगर ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो क्या होगा, इनफाइनाइट रोटेशन होंगे इसके, बट अगर इसमें फ्रिक्शन है तो धीरे 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 ये अपनी मेन पोजीशन पे आके रुक जाएगी, फाइनली अपनी मेन पोजीशन पे आके रेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस मोशन को बोलते हैं हम ऑस्किलेटरी मोशन। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये अपनी मेन पोजीशन का रिपीटेशन कर रही है ना बार बार, ये इधर गई फिर आई फिर इधर गई, तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि इस जो मेन पोजीशन का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। और ये अपनी मेन पोजीशन से एक और जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड।
अगर हमारा एम्पलीट्यूड फार लेस हो जाए तो हम इसको बोलते हैं वाइब्रेटिंग मोशन। अब ऐसा क्यों है? वाइब्रेटिंग मोशन क्या होता है कि उसमें हमारा जो पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करता है, मतलब अप डाउन या लेफ्ट साइड होता है, बट अपनी पोजीशन को एस्केप नहीं कर पाता वो। ठीक है, अब ये तो अपनी पोजीशन को लीव कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ आया, फिर इधर से इधर गया, बट हम जब एम्पलीट्यूड को बहुत ही छोटा लेके चलते हैं तो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि हाँ इसमें एम्पलीट्यूड है या नहीं है, क्योंकि ये इतना कम एम्पलीट्यूड है कि ये इसको नेगलेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं वाइब्रेटिंग मोशन। अब फोर्थ टाइप मोशन आता है हमारा वन डायमेंशनल मोशन। अब हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं, लेट अज्यूम ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ये एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली है। इफ मोशन हमारा कोई एक एक्सिस के अलोंग होगा, सपोज करो कि इस एक्सिस के अलोंग कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, या इसके एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, या इस एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, एक ही एक्सिस में मूव कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन। ओके, अब यहीं पे आ जाता है हमारा टू डायमेंशनल मोशन। तो उसमें क्या होगा? टू डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है कि ये पार्टिकल हमारा इस साइड मूव कर रहा है, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको दो कंपोनेंट की आवश्यकता होगी, फर्स्ट इन एक्स डायरेक्शन और सेकेंड इन वाई डायरेक्शन। तो हमको दो कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ी, तो इसको बोल दिया हमने टू डायमेंशनल मोशन। और ये केस किस में बनता है? ये केस बनता है हमारा प्लेन, मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन, ये वाला मोशन। ओके, थर्ड ये पूछता है कि टू डायमेंशनल मोशन कहाँ पे होता है? मोशन इन प्लेन। थर्ड जो आएगा हमारा वो थ्री डायमेंशनल मोशन। सपोज करो कोई हमारा ऐसा, ये तो 2D में दिखा रहे हैं, अगर 3D में दिखाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा होगा कि जिसको हमको डिस्क्राइब करना होगा और हमको रिक्वायरमेंट होगी इन 3 एक्सिस की, एक्स वाई जेड। अगर हमने एक भी मिस की तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर ऐसा मोशन है तो उसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। और ये मोशन कहाँ पे होता है? स्पेस में। ये मोशन जनरली स्पेस में देखने को मिलता है। ठीक है, हमने मोशन पढ़ लिया और मोशन के टाइप जितने भी थे वे कंप्लीट कर लिए। अब हमारा आता है इससे रिलेटेड कुछ टर्म जो इसमें यूज होती हैं, उनको समझेंगे। जो फर्स्ट टर्म है हमारी वह है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट इसका मतलब क्या है? हम जब भी सर्वे करते हैं तो उसमें हम एक फिक्स पॉइंट कंसीडर करके चलते हैं, MSL, जिसको हम बोलते हैं MSL, मीन सी लेवल। आपने कहीं भी देखा होगा और उस पर लिखा होगा मीन सी लेवल 100 मीटर। तो इसका मतलब क्या है? ये मीन सी लेवल क्या है? MSL। ये हमारा बॉम्बे हाई में है। ये एक प्लेस का नाम है जहाँ पे हमने एक प्लेस को 0 पॉइंट नाम दिया है, 0, और उसी से कंसिडर करते हैं हम हर किसी भी बिल्डिंग, किसी भी प्लेस की हाइट जो हम एलिवेशन निकालते हैं वो इसी पॉइंट से निकालते हैं, MSL से। ये पूछा जाता है कि MSL हमारा मीन सी लेवल कहाँ पे लोकेटेड है? बॉम्बे हाई में।
तो ये MSL एक क्या है, ये कुछ नहीं है, ये रेफरेंस पॉइंट है जिससे हम किसी भी प्लेस, किसी भी बिल्डिंग या कुछ भी हो उसका हम हाइट या एलिवेशन पता करते हैं, ठीक है। तो इस रेफरेंस पॉइंट को हम मोशन में कैसे यूज़ करते हैं, सपोज करो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो इससे हम जितना भी दूर गए हम बता देंगे ना कि भाई हाँ इसका मोशन हुआ है, इतनी डिस्टेंस चली है इसने, तो ये सब रेफरेंस पॉइंट के अंडर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इट इज़ ए फिक्स पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू विच ए गिवन बॉडी, जो हमको बॉडी दी गई है वो अपनी पोजीशन चेंज करती है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब दूसरी जो टर्म आती है हमारी डिस्टेंस, ये होती है हमारी एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ का मतलब क्या है कि पाथ, ये दो सिटी हैं हमारे बीच, ये सिटी 1 सिटी 2, और इनका जो पाथ है वो इस टाइप से है। ये 100 किलोमीटर का पाथ है इसका, तो हमको यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो ये रूट फॉलो करेंगे ना हम, डायरेक्ट थोड़े जाएंगे। तो जो एक्चुअल लेंथ हुई ना इस पाथ की वो 100 मीटर हुई, बट अगर हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ 100 मीटर से कम आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये जो डिस्टेंस चली गई है इसको बोलते हैं डिस्टेंस। ये जो एक्चुअल पाथ है इसको ही बोलते हैं डिस्टेंस, और ये होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि अब देखो ये, अब अगर इसका मोशन हुआ तो ये कुछ तो डिस्टेंस चले गए ना, तो डिस्टेंस कभी भी ना ही तो जीरो हो सकती और ना ही नेगेटिव में जा सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है डिस्प्लेसमेंट जीरो? सपोज करो ये मेरा पॉइंट ए है, हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए और फिर यहाँ पे आए, और फाइनली हम इनिशियल पॉइंट को आ गए। तो अब बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? भाई इनिशियल पॉइंट से चले और वहीं पे आके रुक गए तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, बट इसने डिस्टेंस को कवर किया है ना। ये हमारी टोटल क्या है, डिस्टेंस है, कवर डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। जो थर्ड टर्म है वो है हमारी स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा, इसको हम सिंपल यू से डिनोट कर सकते हैं। स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये नोट करना कि स्पीड में हमारा डिस्टेंस आता है ना कि डिस्प्लेसमेंट। तो ये कैसी क्वांटिटी हुई हमारी? ये हमारी स्केलर क्वांटिटी हुई। इसका मतलब है
कि इसको डिस्क्राइब करने के लिए, स्पीड को डिस्क्राइब करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड की नीड होगी, ना कि उसकी डायरेक्शन की। डायरेक्शन कुछ भी हो, हम डायरेक्शन कंसिडर नहीं करेंगे इसमें हम सिर्फ क्या कंसिडर करेंगे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मीन्स कि सपोज करो कि 10, 20, 30, 40, 50, इसकी डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे कि ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है या वेस्ट है। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर स्पीड हम लेके चल रहे हैं तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी में कंप्यूट करते हैं। ओके, दूसरा आता है हमारा टाइप ऑफ स्पीड। स्पीड के टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारा लेट अज्यूम यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है और इसकी स्पीड यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर है। आफ्टर सम टाइम हमने फिर नोट किया, रीडिंग ली स्पीडोमीटर से और हमने देखा कि इसकी आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टी टाइम, t1 = 0, t2 = t, तो इसकी स्पीड फिर भी 10 ही थी। तो अब इसकी स्पीड थोड़ी चेंज हुई है, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड हमारी कांस्टेंट रहती है। इसका रीज़न है कि उसमें एक्सीलरेशन 0 होता है। अब एक्सीलरेशन भी बताएंगे, एक्सीलरेशन क्या होता है। सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हमारी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज होती जाएगी। सपोज करो कि यहाँ पे 10 थी, टी टाइम बाद देखा हमने तो वो 20 या 10 से कुछ भी कम या ज़्यादा हो सकती है, कांस्टेंट नहीं रहेगी, टाइम नहीं रहेगी। एवरेज स्पीड, एवरेज हम कैसे लेते हैं, ये 5 पर्सन है मेरे, एक के पास 10 रुपीज़ है, दूसरे के पास 20 है, 30, 40, 50। तो इनका अगर एवरेज लेना है तो इनको ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 5 कर देंगे, मतलब नंबर ऑफ पर्सन। तो ये क्या होगा, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो उसका एवरेज होगा। मतलब एवरेज होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना सभी में। जो ये वैल्यू निकल के आएगी इसका मतलब होगा कि इन सब के पास कितना कितना है जो ये वैल्यू निकल के आई। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। मतलब तो एवरेज स्पीड का मतलब तो वही होता है, सेम ही होता है, बट जो कैलकुलेशन होती है वो अलग तरीके से होती है। अब देखो वो कैसे होती है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मीन्स ये डिस्टेंस है मेरी 100 मीटर और ये भी मेरी 100 मीटर है। ये ए बी सी। कार
1 चली यहाँ से और उसने यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितने सेकंड में कवर किया, 20 सेकंड में। फिर यहाँ से यहाँ तक चली उसने किया 25 सेकंड में। तो अब हम इनकी अलग अलग स्पीड कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम टोटल सम ऑफ डिस्टेंस एंड सम ऑफ टोटल टाइम ये लेने के बाद इनका रेशो लेंगे एंड हमारे पास क्या मिलेगा फिर, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी, 100 + 100 अपॉन 20 + 25, इट विल बी 200 अपॉन 45। जो भी मेरा आंसर आएगा वो मेरी एवरेज स्पीड होगी। अगर हम इनको इंडिविजुअली कैलकुलेट करते 100, अब इंडिविजुअली कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो V1 क्या होगी मेरी, 100 अपॉन 20, 5 मीटर पर सेकेंड। और इसके लिए V2 दैट विल बी 100 अपॉन 25 = 4 मीटर पर सेकेंड। अगर हम सिंपल रूल की तरह इसको भी कैलकुलेट करें तो क्या होगा, V1 + V2 अपॉन 2, तो 4 + 5 अपॉन 2 = 4.5। बट अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ अलग आएगी, इसलिए हम ये वाला मेथड फॉलो करते हैं।